50s and 90s. अखिलेश यादव जी, अखिलेश यादव जी, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्लीज, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण समय पे मुझे बोलने का मौका मिल रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं अभी भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य को भी सुन रहा था, उनके वरिष्ठ सदस्यों को भी और माननीय मंत्री जी को मैंने सुना है, और इस महत्वपूर्ण विषय पर उन्होंने अपनी बात रखी है। समाजवादी पार्टी महिला आरक्षण के पक्ष में है, और समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है कि हम लोगों ने हमेशा महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। हमारे नेता जिनकी विचारधारा पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, उन्होंने हमेशा जेंडर जस्टिस और सोशल जस्टिस की बात की है। हम समाजवादी लोग जेंडर जस्टिस और सोशल जस्टिस के पक्ष में हैं, और महिलाओं का आरक्षण 33% हो उसके भी पक्ष में हम लोग बोल रहे हैं। और ये लड़ाई हमारी निरंतर चल रही है, और कहीं ना कहीं आरक्षण हमारी पीढ़ी के आह्वान को और मजबूत कर रहा है। लेकिन जिस तरह की बातें हमें सुनने को मिल रही हैं, अब भारतीय जनता पार्टी नारी को नारा बनाने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी इस आरक्षण को लेकर के भाजपा अपना नारी का नारा बनाना चाहती है और बदलने की कोशिश कर रही है। जिन्होंने नारी को अपने संगठन में नहीं रखा, उनके मान सम्मान के लिए कैसे रखेंगे? और अगर ये बात गलत है, अध्यक्ष महोदय, जिस पेरेंटल संगठन से आप निकले हैं, उसमें मान सम्मान के लिए संगठन में कितनी नारी हैं, ये बता दें आप। और इनका, क्योंकि पिछले कई वर्षों से अध्यक्ष जी ये सरकार में है, और मैं सुन रहा था माननीय मंत्री जी को मैं सुन रहा था, उन्होंने बहुत सारे योजनाएं, बहुत सारे कार्यक्रमों की जानकारी दी। लेकिन अगर हम दुनिया के आंकड़े देखें, जेंडर इक्वलिटी में हम कहां खड़े हैं? हम 146 में 127वीं जगह पर खड़े हैं। और अगर हम इनके खुद के सरकारों को देखें अगर, तो अध्यक्ष महोदय, इनके 21 जगह सरकारें हैं। 21 जगह यूनियन टेरिटरी और स्टेट मिलाकर के और सहयोगी दलों के साथ मिलकर के 21 सरकारें इनकी हैं। भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि उनके 21 स्टेट में जहां सरकारें उनके सहयोगी साथियों के साथ चल रही हैं, कितने मुख्यमंत्री इनके बने हुए हैं? कितनी महिला मुख्यमंत्री बनी हुई इनकी? जीरो। और जो दिल्ली की बनी हुई हैं, हालांकि वो चीफ मिनिस्टर हैं, और वो भी महिला होने के नाते केवल नहीं, अधिकार कहां है? एक चीफ मिनिस्टर के जो अधिकार होते हैं, एक स्टेट के जो अधिकार होते हैं, क्या आपके दिल्ली की मुख्यमंत्री के पास वो अधिकार है? और फिर जो अभी तक जो सबसे बड़ी पार्टी है, जो सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को कहते हैं, पूरे देश में जितने भी इनके विधायक चुने गए हैं, आप बताओ आपकी संख्या क्या है? 10% से ऊपर नहीं जा पा रहे हैं आप? क्या 10% से ऊपर हैं आप? और फिर लोकसभा की गिनती में अगर हम देखें, तो लोकसभा की गिनती में कितने संख्या में आप हैं? इसलिए अध्यक्ष महोदय, जहां हम ये कहते हैं कि हम महिला आरक्षण के पक्ष में हैं, वहीं कुछ सवाल हमारे भी आपके लिए हैं। मैं उससे पहले याद दिलाना चाहता हूं कि कई बार लोग ये कहते हैं कि समाजवादी पार्टी विरोध करती है। अगर हम अपनी बात कहना चाहें तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जिनकी विचारधारा पर हमारी समाजवादी पार्टी का आधार है, उनके द्वारा हमेशा महिलाओं को पुरुषों के बराबर की हिस्सेदारी हर क्षेत्र में देने की बात कही गई। और मैं उनको कोट करना चाहता हूं कि संस्कार का आरंभ महिला से होता है। यदि महिला जागृत है तो पूरा समाज जागृत हो जाता है। ये लोहिया ने हमारे जिस विचारधारा पे हम लोग चल रहे हैं वो हम आपको बताना चाहते हैं। जब तक महिलाएं राजनीति में नहीं आएंगी, सामाजिक क्रांति अधूरी रहेगी।
लोहिया जी ने निरंतर महिलाओं की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है और समाज में वास्तविक परिवर्तन उनके योगदान से ही आ पाएगा। इसलिए मैं याद दिलाना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में पंचायत में सबसे पहले आरक्षण महिलाओं के लिए लागू करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। तो जहां महिलाओं के पक्ष में है उनके आरक्षण के, वहीं हमारा सवाल यह भी है कि जल्दीबाजी क्यों है? आखिरकार महिला आरक्षण के नाम पर जल्दीबाजी क्यों है भाजपा के अंदर? सच तो यह है कि भाजपा जनगणना को टालना चाहती है और जनगणना को टालने का मतलब है कि जाति जनगणना को टालना चाहते हैं और जाति जनगणना इसलिए टालना चाहते हैं क्योंकि वो आरक्षण का सवाल उठेगा। जो भाजपा उनके संगी साथी कभी भी देना नहीं चाहते हैं आरक्षण। भाजपा को यह भी अच्छी तरह याद है कि पीडीए में ए का मतलब आधी आबादी है, मतलब महिलाएं भी पूरी की पूरी उसमें गिनती में आती। एक बड़ा चुनावी सच यह भी है कि भाजपा की चुनावी पूरी तरह से भंडाफोड़ हो गई है। जो एसआईआर आप लेकर के आए थे अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने बड़े करीब से देखा एसआईआर। वो कहने को तो एसआईआर था, लेकिन सच्चाई में वो एनआरसी का रूप था। और एसआईआर के मामले में जिस तरीके से वोट काटने का काम शुरू हुआ, मैं बधाई देना चाहता हूं अपने पीडीए प्रहारी और संगठन के लोगों को जिन्होंने वोट बचा लिया। जब पहली गिनती में हम लोग बचाने में कामयाब हो गए तो अध्यक्ष महोदय भारतीय जनता पार्टी फॉर्म 7 को लेकर के आई और फॉर्म 7 उन्होंने ऐसे बांटना शुरू किया, उस घपले को भी हम लोगों ने पकड़ लिया। और जब उस घपले को पकड़ा तो पता लगा फॉर्म 7 बंद हो गया उत्तर प्रदेश में। फॉर्म 7 से कोई वोट काटा नहीं गया। अध्यक्ष महोदय, जो फॉर्म 7 काटने के लिए जिससे दस्तखत कराए थे भारतीय जनता पार्टी ने, उस व्यक्ति को दस्तखत करना भी नहीं आता है। अध्यक्ष महोदय, जो एसआईआर के बहाने फॉर्म 7 लेकर के आए थे, जो फॉर्म 7 दस्तखत करा करके वोट काटे जा रहे थे उत्तर प्रदेश में, जब पकड़ा गया हम लोगों को जानकारी मिली, हम लोगों ने उसको प्रेस के सामने लेकर के आए और चुनाव को शिकायत की। फॉर्म 7 से वोट कटना रुक गया, लेकिन अभी भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जिसने उसके नकली दस्तखत कराए थे। अध्यक्ष महोदय, इससे तो लगता है कि पूरा का पूरी व्यवस्था जुड़ी हुई है भारतीय जनता पार्टी से। और धीरे धीरे जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली है, हेरा फेरी हम लोग पकड़ लिए, भाजपा की कलई खुल गई और उसके समर्थक और वोटरों का आकार पड़ने लगा। जब तब भाजपा निराशा के इस दौर में उभरने के लिए बिल लेकर के आ रही है। ये भारतीय जनता पार्टी का जो वोट कम हो रहा है, असली लक्ष्य अध्यक्ष महोदय वोट है, सत्ता में रहना है, इसलिए आरक्षण को लेकर के आए हैं। भाजपा की यही राजनीतिक चाल रहती है। जब पुराने लोग ये समझ जाते हैं कि भाजपा किसी की सगी नहीं है, तो हर बार भाजपा कुछ नए लोगों को अपने लुभाने जुमलों में फंसाती है। इस बार भाजपा महिलाओं को लेकर ये पुरानी चाल चल रही है, लेकिन सफल नहीं होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा दुखी तो महिलाएं ही हैं। से जो महंगाई बढ़ी है, उससे उनकी रसोई सूनी हो गई है। रही सही कसर सिलेंडर की, बेतहाशा बढ़ती कीमतों ने पूरा कर दिया है। ये अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए कह रहा था कि माननीय मंत्री सिलेंडर की याद दिला रहे थे। उन्होंने इज्जत घर को भी याद दिलाया, जिसको कभी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये इज्जत घर होंगे। गांव गोद लिए गए, जाकर के सरकार देखे उन गांव को अनाथ अगर किसी ने छोड़ा है तो भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ा है। हर महिला अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती है, लेकिन भाजपा की शिक्षा विरोधी सोच तो सरकारी स्कूल तक बंद करवा दे रही है। महिलाओं का दर्द क्या होता है, ये मेरठ के दुकानदारों के परिवार की महिलाओं की आंखों में आए आंसू भी बयां कर रहे हैं, और नोएडा की मजदूर और मेड के गले बयान भी कर रहे हैं। क्योंकि जब हम बहस महिला आरक्षण पे कर रहे हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि हमारे बिल्कुल बगल में 40,000 से ज्यादा लोग सड़कों पे मजदूर, महिलाएं सड़कों पर हैं, जहां से प्रभु श्री राम जो कभी हम लोगों ने स्क्रीन पे देखा था, वो चुन करके आए थे। वहां पर महिलाएं धरने पर बैठी हैं, और अगर ये धरने पर इसलिए बैठी हैं क्योंकि उनको न्याय नहीं मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की वजह से उनके घर उजड़ रहे हैं, महिलाएं रो रो करके न्याय मांग रही हैं। तो मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय सरकार से कि अगर ये बिल इतना ही सही है, तो इसे मेरठ नोएडा की पारिवारिक और कामगार महिलाओं के बीच बैठकर घोषित किया जाए कि उनके लिए इसमें क्या क्या होने जा रहा है। हम महिला आरक्षण के साथ हैं, पर उस भाजपाई चालबाजी के खिलाफ हैं जो एक साजिश के तहत की जा रही है। भाजपाई और उनके संगी साथी
देश की सबसे बड़ी आबादी के वर्ग मतलब पिछड़े वर्ग की महिलाओं के बारे में चुप्पी साधे बैठे हैं। ये बात अध्यक्ष जी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जब हम लोग प्रधानमंत्री जी को सुनते थे तो वो ये कहते थे कि हम पिछड़े वर्ग से आते हैं, हम आप जैसे ही हैं, पिछड़े हैं। लेकिन जब आरक्षण की बात हो रही है तो पिछड़ों की संख्या इसमें कितनी है, हमें उम्मीद है कि सरकार इस पर जरूर बात अपनी रखेगी। ये संशोधन के नाम पर जो जल्दीबाजी दिखा रहे हैं, दरअसल उसके पीछे भाजपाइयों की मंशा है कि जनगणना न करनी पड़े, क्योंकि अगर जनगणना करनी पड़ेगी तो जातिवार आंकड़े भी देने पड़ेंगे और जातिवार आरक्षण भी। ये भाजपा का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है जिसमें जनगणना आधारित परसीमन को नकार कर पिछड़ों का अधिकार लूटा जा रहा है। ये लोकतंत्र के खिलाफ खुफिया लोगों की गुप्त योजना है जो अब तक स्वीकार नहीं, जब तक प्रक्रिया के साथ हम लोग स्वीकार कभी नहीं कर सकते जब तक इसका लागू करने का तरीका ठीक ना हो। अगर पिछड़ों की आबादी कम से कम अगर हम गिन लें कि 70% 80% से ज्यादा है, अध्यक्ष महोदय, अगर हम उनको 66% मान लें तो इनकी आबादी कम से कम पिछड़ों की 33% होगी, आधी आबादी की जनसंख्या, जिनके हक की बात तो है ही नहीं इसके अंदर। इसका मतलब यह हुआ कि पिछड़े वर्ग की 33% महिलाएं, उनको हक देना नहीं चाहते ये लोग, हक उनका छीनना चाहते हैं। और फिर जो डिलिमिटेशन का साथ साथ लेकर के आए हैं, ये डिलिमिटेशन क्या है अध्यक्ष महोदय? ये डिलिमिटेशन है कि इलेक्टोरल मैप को बदल दें। हमारे पूर्व में कांग्रेस के सदस्य ने ठीक कहा है कि जब डिलिमिटेशन की बारी आई तो इन्होंने पूरी रणनीति बना करके कि किस तरीके से लोकसभा के क्षेत्र बनाए जाएं, क्षेत्र कैसे बने जिससे कि उन्हीं को पॉलिटिकल लाभ मिले। वो हम लोगों ने आसाम में भी देखा और जम्मू कश्मीर में भी देखा है। इसलिए हम चाहते हैं कि पहले जनगणना हो और जनगणना जब आंकड़े सही आ जाएंगे अध्यक्ष महोदय, तब जाकर के डिलिमिटेशन ठीक होगा। और अगर आंकड़े ही ठीक नहीं हैं तो फिर आरक्षण कैसे ठीक होगा? क्योंकि आरक्षण का आधार ही हमारा जनसंख्या पर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आधी आबादी में ये मुस्लिम को भी ना गिनते हो, मुस्लिम महिलाओं को। इसलिए हमारी मांग होगी कि आधी आबादी में पिछड़े और मुस्लिम महिलाओं को भी जोड़ करके इस आरक्षण को पूरा किया जाए। एक जो हमें आशंका है कि जब आरक्षण होगा और डिलिमिटेशन होगा और जब संख्या बढ़ेगी तो उत्तर प्रदेश की संख्या विधानसभा की 500 से ऊपर होने जा रही है। और अगर 500 से ज्यादा होने जा रही है तो उसमें सरकार क्या विचार कर रही है? कहीं कोई ऐसा षड्यंत्र तो नहीं है जो हम महिला आरक्षण के बहाने उस षड्यंत्र को छिपा करके आगे बढ़ रहे हों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में 120 सीटें तो लोकसभा की होने जा रही हैं और विधानसभा की सीटें तो अगर 600 हो रही हैं, अगर 600 हो रही हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं अध्यक्ष महोदय उसमें भी कोई साजिश षड्यंत्र हो? जो षड्यंत्र हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा हो। और अगर षड्यंत्र रहेगा तो जैसे अयोध्या हारे आप, एक बार फिर उत्तर प्रदेश आप हार जाएंगे। और 33% सीटें कौन सी होंगी? आप अगर सीट रिजर्व कर देंगे, कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व हो जाएगी, तो अध्यक्ष महोदय ये महिलाओं के बीच ही कंपटीशन करा देंगे। अगर कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व होंगी तो अध्यक्ष महोदय महिलाओं के बीच ही कंपटीशन हो जाएगा। क्योंकि वो अध्यक्ष महोदय वो माननीय सदस्य कह रहे हैं कि वो तो होना चाहिए, वो सास बहू वाली तो हार गई हैं आपकी। तो अगर पार्टी को ये मौका मिलेगा तो न केवल कंपटीशन से हम बच सकते हैं बल्कि संख्या महिलाओं की लड़ने की ज्यादा होगी। ये महिलाओं को ज्यादा नहीं लड़ने देना चाहते हैं चुनाव, इसलिए कॉन्स्टिट्यूंसीज को रिजर्व कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय हमारा पक्ष है, हमारी मांग है कि ये जो लागू हो आरक्षण वो पार्टी को मौका मिले, पार्टी लड़ाए, उनको पार्टी संख्या तय करे। इसके साथ साथ जो रोटेशन वाला है इशू, स्वाभाविक है कि जब हम एक क्षेत्र से लड़ते हैं अध्यक्ष महोदय तो एक भावनात्मक अटैचमेंट बनता है वोटरों के बीच में। और अगर ये रोटेशन का मामला होगा तो अध्यक्ष महोदय कोई भी अपने क्षेत्र में बहुत ज्यादा भावनात्मक लगाव नहीं रखेगा क्षेत्र की जनता से। तो अगला क्षेत्र की सोचने लगेगा कि अगला क्षेत्र हमारा क्या होगा। इसलिए हम इसके भी खिलाफ है अध्यक्ष महोदय कि रोटेशन नहीं हो। हम रोटेशन की प्रणाली के खिलाफ हैं, इसके पक्ष में हम लोग नहीं हो सकते।
इसलिए अध्यक्ष महोदय, हमारी मांग होगी कि पहले सेंसस कराए, जनगणना कराई जाए। और अगर जनगणना नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब धोखा दे रहे हैं, क्योंकि पुराने बिल में जो हम लोगों ने बात देखी और रखी थी उस समय वो यही था कि जनगणना करा करके महिला आरक्षण बिल आएगा। लेकिन ये लोग 2011 का लेकर के आ रहे हैं। इसका मतलब इनकी पूरी तैयारी है कि कौन सा लोकसभा क्षेत्र कैसा होगा। इनके गुप्त लोगों ने वो कहीं ना कहीं नक्शा बना करके रखा होगा, जिसको आरक्षण पास होते ही, बिल पास होते ही लागू करने की कोशिश करेंगे। और जो और सुधार होने चाहिए महिलाओं के, जो सुधार होने चाहिए उन सुधारों पे इसमें बिल में कोई विशेष योजना या विशेष बात नहीं हो रही है। बिना उनके लिए लाभ पहुंचाए, सस्तीकरण किए, शायद हम पूरा उनको हक नहीं दे पाएंगे। मैं अध्यक्ष महोदय आपसे यही निवेदन और अपील करूंगा कि पिछड़ों को, माइनॉरिटी को, खासकर मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण दिया जाए। जो सेंसस से ये दूर भाग रहे हैं वो इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि जाति जनगणना की मांग उठेगी, और अगर जाति जनगणना की बात उठेगी तो आरक्षण की बात और उठेगी। हमें उम्मीद है कि हम लोगों की बात मान करके सरकार उस पर विचार जरूर करेगी। जब हम आरक्षण देना चाहते हैं तो बिना पिछड़ा, बिना मुसलमानों के शायद हमारा जो लक्ष्य है महिला आरक्षण का वो पूरा नहीं होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।